हेलो दोस्तों। पता है किसी नाटक की सबसे खास बात क्या होती है? जितना अच्छा वो लिखा गया हो उतना ही अच्छा वो रंगमंच यानी स्टेज पर भी उतरे। आज हम एक ऐसे ही नाटक की बात करने जा रहे हैं जो बहुत अच्छा लिखा गया है और उतना ही वो रंगमंच पर भी खरा उतरा है, दिनों दिन लोकप्रिय हुआ है। मेरे फेवरेट राइटर मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश जी ने बहुत सारे नाटक लिखे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे। जितनी अच्छी पकड़ इनकी नाटक लिखने में थी, नाटक विधा पर, उतनी अच्छी पकड़ इनकी लेखन शैली यानी कि कथा लिखने में भी थी। और इनकी सबसे जो खास बात जो मुझे भी बहुत प्रभावित करती है दोस्तों, वो ये है कि ये संबंधों की यंत्रणाओं पर लिखते थे। मीन्स की एक अकेलापन जो इंसान का होता है वो दो तरह का होता है। एक जो वो समाज से कटकर अकेलापन भोगता है, लेकिन मोहन राकेश जी ने उस अकेलेपन को अपनी कहानियों में, अपने नाटकों में दर्शाया है जो वो समाज के बीच में रहकर झेलता है। हमें से बहुत लोगों की आदत होती है डायरी लिखने की, और मैं भी लिखती हूँ। लेकिन डायरी लिखने में हम अक्सर थोड़ी सी बेईमानी कर जाते हैं। कहीं कुछ खास लिखना हो तो हम शायद उसे इनडायरेक्टली भी लिख जाते हैं। लेकिन मोहन राकेश जी के साथ ऐसा नहीं था। वो डेली डायरी भी लिखते थे और सब कुछ ईमानदारी से लिखते थे। चाहे वो उनके महिला मित्रों की बात हो, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा घटित हुआ, वो हूबहू उससे एग्जैक्ट उतार देते थे अपनी डायरी में। 1958 में प्रकाशित आषाढ़ का एक दिन ने बहुत लोकप्रियता हासिल करी। 1959 में ही उसे संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिला और 1971 में निर्देशक मणि कौल ने इस पर एक मूवी भी बनाई जिसे फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। ये नाटक 3 खंडों में बटा हुआ है और इसकी मोहन राकेश जी को जो लेखन शैली की एक विशेषता और थी कि वो प्राचीन नाटक उठाते थे, प्राचीन कहानियां लेते थे, लेकिन वो उसकी मूल कथा या उसकी ऐतिहासिक समीक्षा के बजाय वर्तमान समस्याओं पर ध्यान देते थे। और यही उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसको उनके आलोचकों ने भी बहुत उसकी प्रशंसा की। इसी क्रम में जब आषाढ़ का एक दिन लिखा गया तो ये कवि कालिदास के जीवन के बारे में है। ये एक काल्पनिक कथा है, ऐसा माना जाता है कि ये काल्पनिक कथा है। इसमें कवि कालिदास के जीवन के उतार चढ़ाव, यानी कि वो एक साधारण कवि से एक महान कवि कैसे बने और उसमें उनकी प्रेमिका मल्लिका का कितना योगदान रहा, ये कहानी पूरी उस पर बेस्ड है। नाटक 3 खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड में कालिदास के जीवन का वर्णन है कि वो किस तरह से रहते थे हिमालय के एक छोटे से गांव में, बहुत शांति प्रिय ढंग से अपनी प्रेयसी मल्लिका के साथ। वो जीवन में उतने में ही खुश थे जो उनको मिला था, लेकिन उन्हें उज्जैनी से ऑफर आता है कि उन्हें राजकवि का दर्जा दिया जाएगा और वो वहां जाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरे खंड में उनके जीवन के आगे बढ़ने का विस्तार है कि उनकी शादी हो जाती है राजकन्या से और वो कश्मीर का पद संभाल लेते हैं, वहां की जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। और इस दौरान वो कई सारे ऋतु संहार, कुमार संभव आदि रचनाओं की रचना भी करते हैं। तीसरे खंड में वो अपना सब कुछ त्याग कर लौट आते हैं और अपनी प्रेयसी के पास आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिसे वो स्वीकार नहीं पाते। अगर हम कथा वस्तु यानी कि इस नाटक की कहानी की बात करें कि कथा इसकी क्या है, तो वो इस तरह से शुरू है दोस्तों कि आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ यानी बारिश, सावन के महीने की शुरुआत का महीना। बारिश का ही पहले दिन की बात हो रही है कि जिन दिनों बारिश के दिनों की शुरुआत होती है, उसी में बारिश के एक दिन की कहानी से शुरू है और बारिश के ही एक दिन पर ये कहानी खत्म है। मल्लिका और कालिदास दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मल्लिका कालिदास से मिलकर घर लौटती है और बारिश में काफी भीग जाती है। मल्लिका की माँ अंबिका, जिसने अपने पति को खोया और जीवन में बहुत संघर्ष किया और अपनी पुत्री को बहुत प्यार करती है, लेकिन मल्लिका उसकी कुछ भी सुनती नहीं है अपने मन के आगे। तो दोनों में एक विरोधाभास सा चलता रहता है। जब वो उसे भीग कर आया देखती है और वो ये जानती है कि वो कालिदास से मिलकर आई है, उसे अच्छा नहीं लगता। दोनों में तर्क वितर्क होता है। मल्लिका कालिदास को बहुत प्रेम करती है, उससे ज्यादा वो उसकी विद्वता पे भरोसा करती है। उसे लगता है कि कालिदास को बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहिए। अंबिका कालिदास
को पसंद करती है, पर इतना नहीं कि वो उससे मल्लिका का विवाह करना चाहिए। वो एक आम माँ की तरह ही सोचती है कि उसकी बेटी जहाँ जाए खुश रहे, उसकी समय पर शादी हो जाए और समय पर उसकी घर गृहस्थी अच्छे और सुचारू रूप से चले। वो कालिदास को इसलिए पसंद नहीं करती है कि उसकी नजर में कालिदास सिर्फ भावनाओं से लिपटा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं। वो प्रेम तो करता है लेकिन प्रेम को सम्मान नहीं दे सकता। इस बात का विरोध मल्लिका जानती थी कि उसकी माँ को कालिदास नहीं पसंद, और अंबिका जानती थी कि मल्लिका को उसकी ये बात नहीं पसंद, लेकिन दोनों में एक विरोधाभास चलता रहता है। बावजूद इसके दोनों का आपस का प्रेम बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है। माँ बेटी दोनों एक दूसरे को समझती हैं और एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। इसी तरह से अपना जीवन चलाती हैं। कालिदास एक छोटे से हिरण के बच्चे को लेकर मल्लिका के घर आता है। हिरण का बच्चा घायल है। मल्लिका पूछती है कैसे हुआ। वो उसके लिए कहता है ठीक है, दूध लेकर आओ और हम अभी से मिलकर ठीक कर देंगे। तभी वहां पे दंतुल नाम का एक राजपुरुष आता है। कुछ देर पहले मल्लिका और उसकी माँ में भी ये बात हो चुकी होती है कि क्या बात है, आज कुछ राज्य कर्मचारी दिख रहे हैं। तो मल्लिका की माँ कहती है कि जब जब कोई वहां से आता है तो कुछ न कुछ अप्रिय होता है, मेरा मन घबरा रहा है। ऐसे में जब कालिदास उस हिरण के बच्चे को, हिरण शावक को लेकर घर आता है मल्लिका के, तो पीछे पीछे दंतुल भी आता है और काफी नाराज होता है कि इसका शिकार मैंने किया है तो ये मेरा है। कालिदास उसका विरोध करता है और नहीं देता और वहां से चला जाता है। वो दंतुल नाम का राजपुरुष बहुत नाराज होता है और मल्लिका से अपना विरोध जताता है। लेकिन जब उसे बातों बातों में ये पता चलता है कि ये वही कालिदास है जिसको वो खुद लेने आया है, वो मल्लिका को बताता है कि उज्जैनी के राजा कालिदास का सम्मान करना चाहते हैं। उन्होंने उनकी ऋतु संहार पड़ी है और इस नाते वो उन्हें राजकवि का दर्जा देना चाहते हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मल्लिका ये बात सुन के तभी वहां पे एक ग्राम युवक निक्षेप आता है जो कि ये बताता है कि कालिदास को उज्जैनी से बुलावा है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते और उनका ये विरोध मल्लिका ही खत्म कर सकती है। मल्लिका को लगता है कि वो सही कह रहा है। अंबिका इसका विरोध करती है, लेकिन मल्लिका कालिदास को मना ही लेती है। इसी दौरान कालिदास के मामा मातुल भी वहां आते हैं और इस बात से बहुत नाराज होते हैं कि कालिदास वहां से जाना नहीं चाहता। कालिदास मल्लिका से कहता है कि जो यहाँ का माहौल है मैं उसी में कुछ सृजन कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरी प्रेरणा हो, मैं कहीं और कुछ लिख नहीं सकता। लेकिन मल्लिका उसे समझाती है कि जीवन में जितना जरूरी लेखन या जीवन यापन है, उतना ही जरूरी सम्मान भी है, और ये सम्मान उसके बढ़त के लिए बहुत जरूरी है। मल्लिका आखिर उसे मना ही लेती है और कालिदास उज्जैनी चला जाता है। पहला खंड यहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर दूसरे खंड में कई सालों बाद का सीन है जिसमें प्रियंगु मंजरी, जो कि कालिदास की पत्नी है, वो आती है उस गांव में और वो कालिदास के बीते हुए जीवन को महसूस करना चाहती है। वैसे तो प्रियंगु मंजरी कालिदास से बहुत प्रेम करती है, लेकिन उसे हमेशा यह आभास बना रहता है जीवन में कि वो कभी भी मल्लिका की जगह नहीं ले सकती, और उसकी कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव भी उसे मल्लिका के घर लेकर आती है। आने से पहले वो दो अपने राज्य कर्मचारियों अनुस्वार और अनुनासिक को भी उसके पास भेजती है, और उनके जाने के बाद जब वो थोड़ा घर वर सेटल करके जाते हैं तो वो आती है वहां पर और बात करती है। और बातों के दौरान जब मल्लिका कालिदास को कालिदास कहकर संबोधित करती है तो कहीं ना कहीं प्रियंगु मंजरी को ये अच्छा नहीं लगता, और वो उसे बताती है कि अब उनका नाम मातृगुप्त है, तो इसलिए उन्हें उस नाम से पुकारो। वो ये कहती है कि तुम्हारे ये घर काफी टूट फूट गया है, मैं इसे नया करा सकती हूँ और तुम मेरे साथ चल के रहो। तो वो कहती है मेरी माँ बीमार है, तो कहती कोई बात नहीं, अपनी माँ को भी साथ लेकर चलो और तुम इन दोनों में से किसी एक को चुन लो अपने विवाह के लिए। जो उसके साथ दो राज कर्मचारी आए थे, और अगर तुम्हें ये दोनों भी नहीं पसंद तो तुम्हें और बहुत सारे लोग राजमहल में मिलेंगे जिनसे तुम्हारा विवाह हो सकता है और तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। मल्लिका को सुनकर अच्छा नहीं लगता, पर वो कोई बिना तर्क वितर्क किए इस प्रस्ताव को बहुत ही अच्छे तरीके से अस्वीकार कर देती है। प्रियंगु मंजरी वहां से चली जाती है और मल्लिका मन ही मन बहुत अपसेट होती है, क्योंकि उस दौरान कालिदास भी वहां पे आया था। वो आया तो था, लेकिन वो बिना मल्लिका से मिले हिमालय की ओर चला गया था। निक्षेप से जैसे ही मल्लिका को ये बात पता चली कालिदास के आने की, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत एक टूटन का एहसास हुआ
कि कालिदास क्यों नहीं आया, क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि इस दौरान उसने कालिदास की सारी रचनाएं पढ़ी। वो उसने गाकर सुनाना चाहती थी। उसने बहुत सारे प्लेन पेपर को अपने हाथों से सिलकर इकट्ठा किया था कि कालिदास अपनी अगली रचना उस पेपर पर लिखे, पर ऐसा हो नहीं पाया। और जो दूसरा खंड है वो इन्हीं बातों में खत्म हो जाता है। फिर तीसरा खंड भी कई वर्षों के पश्चात शुरू होता है, जब कालिदास सब कुछ त्याग कर वापस आता है। कालिदास को कश्मीर के राज्यपाल का पद दिया गया है, लेकिन वो उसे अस्वीकार करके वहां से चला आता है। वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश होता है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खामियां ढूंढता है और असंतुष्ट होता है कि वो जो चाहता था वो नहीं कर पा रहा। वो एक बार फिर नए सिरे के साथ मल्लिका के साथ जिंदगी शुरू करने आता है। वो मल्लिका के पास आता है। मल्लिका अब पहले जैसी स्थिति में नहीं होती है और परिस्थितियों वश वो वेश्यावृत्ति अपना चुकी होती है। मल्लिका की अब एक छोटी सी बेटी भी है, और जब कालिदास को इस सच का सामना होता है तो वो वापस उसे अपनाने का साहस नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। जब मल्लिका अपनी बेटी को रोते हुए चुप कराकर जब बाहर आती है तो देखती है कालिदास नहीं है। वो उसके पीछे पीछे भागने को तो दौड़ती है, लेकिन जब उसे अपने हाथ में अपनी बच्ची का एहसास होता है तो वो चुपचाप अंदर आकर बैठ जाती है। नाटक यहाँ पे खत्म हो जाता है, तीसरा खंड, और संपूर्ण नाटक में ये सारी कहानी होती है। इस नाटक में और भी कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मेन है कालिदास और मल्लिका। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है विलोम का। विलोम जो कि कालिदास के बचपन का मित्र है और मल्लिका को पसंद करता है, लेकिन मल्लिका उसे बिल्कुल नापसंद करती है और वो कहता है कि चलो हम दोनों के बीच में ये एक रिश्ता है कि तुम मुझसे घृणा करती हो लेकिन मैं तुमसे नहीं करता हूँ, और इतना रिश्ता काफी है। जीवन पर्यंत वही मल्लिका का साथ देता है और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि कालिदास मल्लिका को प्रेम तो करता है लेकिन सामाजिक दायित्व निभाने का साहस उसमें नहीं है। वो भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, और यही बात मल्लिका की माँ अंबिका कहते कहते भी मर जाती है। वो बार बार समझाती है अपनी बेटी को कि प्रेम और भावना ये सब बहुत कोरी बातें होती हैं। मल्लिका कहती नहीं, कोरी बातें नहीं है माँ। तो कहती कोरी बातें तब नहीं है अगर उसको आप प्रैक्टिकल तरीके से भी निभाते हैं, अगर वो समाज में तुम्हें स्थान देता है, अगर वो तुम्हारा सम्मान बढ़ाता है, अगर वो अपने प्रेम का निभाह करता है सामाजिक कर्तव्यों में बनकर भी, अगर वो तुमसे विवाह करता है, तो मैं मानती हूँ कि वो अच्छा इंसान है। इसलिए जब कालिदास दोबारा आता है और मल्लिका से नहीं मिलता है तो अंबिका कहती है कि अगर वो आ जाता तो मुझे आश्चर्य था, पर मैं जानती थी कि वो नहीं आएगा। शायद एक माँ होने के नाते या जिंदगी के अनुभव लेने के नाते अंबिका ज्यादा अच्छे से कालिदास को समझ गई थी कि जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती, जिंदगी सिर्फ कविताओं से नहीं चलती है। जब कालिदास अंत में लौट कर आता है तो मल्लिका उसे अपने हाथों से वो कोरे कागजों वाला पकड़ाती है, पैकेट पकड़ाती है जो उसने खुद अपने हाथ से बनाए होते हैं पेपर्स के। तो वो पूछता है कि कहता है कि मैंने तुम्हारे बिना बहुत रचनाएं की पर सब अधूरी है, और ऐसा नहीं कि मैंने तुमसे दूर होकर रचनाएं की तो उनमें तुम कहीं नहीं थी। मेरी मेघदूत की नायिका भी तुम थी, कुमार संभव में भी नायिका तुम ही थी, हर जगह तुम ही मेरी प्रेरणा हो। मल्लिका कालिदास को बताती है कि मैंने वो सारी रचनाएं पढ़ी, मैं उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से वो पत्रिकाएं मंगा लिया करती थी, जो भी रचनाएं तुमने लिखी मैं तुम पे गर्व महसूस करती हूँ, और ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया कि तुम अपनी रचना इस पे लिखो। तो कालिदास देखता है कि वो जगह जगह आंसुओं के धब्बे से ही जगह जगह खुरचा हुआ है, तो वो कहता है कि तुमने तो इस पे पहले से ही लिख रखा है, इस पे तुम्हारे अश्रु लिखे हैं, तुम्हारी भावनाएं लिखी हैं। कुल मिलाकर ये कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मोहन राकेश हमेशा उस अकेलेपन को लिखते हैं जो समाज के बीच में रहकर होता है। कालिदास भले ही भावनाओं से ओतप्रोत युवक था, उसने भले ही जिंदगी में पदवी पाई, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन मानसिक रूप से वो हमेशा अकेला रहा, क्योंकि वो नहीं पा पाया जो उसकी प्रेरणा थी, जो वो चाहता था। इसी तरह से मल्लिका पूरे जीवन अकेले रह गई अपने संघर्षों में। उसने अपनी माँ को भी खो दिया। उसने कालिदास को उस ऊंचाई पर देखने के लिए बहुत त्याग किया, अपने जीवन, अपनी खुशियों का त्याग किया। प्यार शायद ऐसा ही होता है, त्याग का दूसरा नाम होता है,
लेकिन प्यार सामाजिक कर्तव्यों का भी नाम होता है। जिसे भी प्यार करो उसका सम्मान भी बनो, उसे सामाजिक सम्मान भी दिलाओ, उसका ख्याल भी करो। ये जो आषाढ़ का एक दिन है, इसमें पात्र परिचय, आप जब भी कोई किताब लेते हैं, नाटक, स्पेशली नाटक की किताब, तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी हुई होती है, जो शायद सुनाने में उतनी अच्छी ना हो। पर जो पात्र परिचय होता है उसके बारे में मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि हमेशा किताब पढ़ने के बाद ही आप उसे पढ़ना, क्योंकि अगर आप पहले पढ़ते हो ना तो आपको ये समझ में नहीं आता किससे किसका क्या रिलेशन है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको वो सारे रिलेशंस क्लियर हो जाते हैं। जैसे अंबिका ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री, कालिदास कवि, दंतुल राजपुरुष। लेकिन जब हम कहानी पूरी समझ जाते हैं तब हम जानते हैं कि मल्लिका और अंबिका में क्या संबंध था, अगर वो माँ बेटी थी पर मन कैसा था, या कालिदास और मल्लिका का आपस में कैसा प्रेम था। आप इस नाटक को जरूर पढ़िएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगली नाटक, अगली कहानी या किसी और उपन्यास के साथ जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।